डीबीएस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम सभी लोग सीटेट दिसंबर 2023 को टारगेट करते हुए अपनी सेशन को आगे बढ़ाएँगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि डीबीएस टीच यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे आपको दिसंबर 2023 को टारगेट करते हुए सीटेट के लिए क्लासेस चलाई जा रही है। अगर आप अभी तक डीबीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इस क्लास के लिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दे दूँ, सबसे पहले नोटिफ़िकेशन जानना आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि संडे को प्रतिदिन यानी कि हर संडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप डीबीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। और आप अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं कि आपका कौन-सा सेक्शन वीक है और कौन-सा सेक्शन मजबूत है, टेस्ट के माध्यम से। तो चलिए हम लोग अपनी पहली क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, रत्तीराम शहर में दूध बेचता है। क्या करता है? एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? रत्तीराम है, जो क्या करता है? पेशे से दूध बेचता है, यानी कि दुधारिया है। दूध देने वाला व्यक्ति है। वह प्रतिदिन 10 लीटर दूध देता है। एक दिन में कितना लीटर दूध देता है? वह प्रतिदिन यानी कि डेली दूध कितना देता है? तो 10 लीटर दूध देता है। कितना लीटर देता है? 10 लीटर दूध देता है। रेट कितना है? तो ₹45 प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर दूध देने के लिए 1 लीटर दूध का कीमत कितना है? ₹45 है। कितना है? ₹45 है। यानी कि 10 लीटर प्रतिदिन देता है, तो 1 दिन का इसका कीमत कितना हो जाएगा? तो 45 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा। यानी कि 1 दिन में रतिराम कितना कमाता है? तो ₹450 कमाता है। आगे चलते हैं। बेचता है, लेकिन साथ ही हर हफ्ते वह ₹50 नगर निगम को टैक्स देता है, हर हफ्ते। इसका अब खर्चा कितना है? तो प्रति वीक यानी कि 1 वीक में यह खर्चा करता है, यानी कि कितना देता है? ₹50 खर्चा कर देता है, यानी कि माइनस ₹50 कर देंगे। कितना कर देंगे? माइनस ₹50। तो सितंबर में आपसे पूछा जा रहा है, तो सितंबर 2021 में रतिराम ने कितने रुपये कमाए? सितंबर 2021 में रतिराम कितने कमाए? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सितंबर आखिर होता कितने दिन का है। तो आप लोग जैसे ही कैलेंडर देखेंगे तो क्या पता लगेगा सितंबर कितने दिन का होता है? तो 31 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? सॉरी, 31 दिन का नहीं बल्कि 30 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। सितंबर आप देखेंगे तो कितने दिन का होगा? 30 दिन का होगा। तो 30 दिन का जब सितंबर होगा, तो 1 दिन में रतिराम जो व्यक्ति है दूध बेचने वाला, वह ₹450 कमाता है। कितना कमाता है? ₹450 कमाता है। तो 30 दिन में कितना कमाएगा? तो 30 से गुना कर देंगे 450 में, तो निकल जाएगा। कितना निकलेगा? तो इसको आप गुना कर दीजिए, डबल ज़ीरो तो बैठेगा ही, 5 या 15 के 5 और 12 एक 13, यानी कि ₹13,500 ये कमाता है। कौन कमाता है? रतिराम कमाता है। कितना कमाता है? ₹13,500 कमाता है। और इसमें वीक यानी कि 1 वीक में कितने दिन होते हैं? तो आपको पता होगा कितने दिन वी होते हैं? 7 दिन होते हैं। यानी कि अब वीक निकालना होगा, इसका तो व्यक्ति का खर्चा भी हो रहा है ना, इस रतिराम व्यक्ति का खर्चा भी तो हो रहा है। 1 सप्ताह में कितना रुपया खर्चा हो रहा है? ₹50 खर्चा हो रहा है। तो ₹50 हमें तो माइनस भी करना होगा ना, लेकिन ये सप्ताह में 30 दिन का है, 30 दिन है तो कितने सप्ताह बनेंगे? 4 सप्ताह बन जाएँगे। साचू का? 28 कितने सप्ताह बनेंगे? 4 सप्ताह बन जाएँगे और 2 दिन आपका रिमाइंडर रह जाएगा, यानी कि 4 वीक यह खर्च करेगा। 4 वीक में यानी कि 1 वीक में ₹50 खर्च करता है, तो 4 वीक में कितना खर्च करेगा? ₹200 खर्च करेगा। यानी कि 4 गुना 50 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। यानी कि ये ₹200 खर्च करता है, कमाता कितना है? 13,500 13,500 कमाता है, जबकि 200 खर्च करता है। तो इसका टोटल रुपया कितना बच रहा है? ₹13,300 बच रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13,300 रुपया इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ₹13,300 होगा। क्या हो जाएगा? ₹13,300 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर इसमें कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर इसमें तो दिया ही नहीं है, 13,300 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। एक बार फिर से कैलकुलेशन को थोड़ा-सा चेक कर लेंगे। 1 दिन में 10 लीटर दूध देता है ₹45 के हिसाब से, तो ₹450 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ₹50 प्रति वीक के हिसाब से यह खर्च करता है। वह प्रति हिसाब से यानी कि ₹50 नगर निगम को टैक्स के रूप में देता है। तो 4 वीक हुआ, यानी कि ₹400 कितना दे देगा? ₹200 यह टैक्स के रूप में दे देगा, ठीक है? अब 45 में 30 से थोड़ा-सा गुणा कर लेते हैं और कितना आता है यह हमें चेक कर लेना होगा। 45 गुना जब 30 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13,000 वहीं आ जाएगा, 13,500 ही आएगा। 13,500 में से 200 घटाएगा तो 13,300 ही आएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कहीं न कहीं फ़ॉल्ट है। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका कोई भी नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 13,300 ही होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर। तो इसमें से आप कोई भी आंसर इस क्वेश्चन को टिक लगाए होते,
तो आपको नंबर मिल जाता है सीटेट के पेपर में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यह तो आपको पता हो चुका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि जेम्स, एक व्यक्ति है जेम्स नाम का, एक व्यक्ति है क्या? जेम्स नाम का व्यक्ति है, वह स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से, यानी कि यह जेम्स एक व्यक्ति है, क्या है? जेम्स एक व्यक्ति है जो स्थानीय उधार देने वाले व्यक्ति से 500 का उधार लेता है। कितना उधार लेता है? यह ₹500 रे अथी लेता है, क्या लेता है? उधार लेता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं डेबिटर। डेबिटर यानी कि ₹500 यह उधार लेता है। कबीर नाम का भी एक व्यक्ति है। कबीर नाम का भी एक व्यक्ति है। क्या है? कबीर नाम का भी एक व्यक्ति है। कबीर नाम का भी एक व्यक्ति है जो एक उधार एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है। क्या करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेता है, लेकिन कितना लेता है? तो लेता है वह कितना? कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी उतना ही रुपया उधार लेता है। उतना ही रुपया का मतलब क्या है? जितना जेम्स लेता है उतना ही ये भी लेता है कबीर भी। ₹500 भी कबीर ही लेता है उधार और जेम्स भी ₹500 लेता है। अब आपसे आगे कहा जा रहा है कि जेम्स 55 दिनों में, जेम्स कितने दिनों में? 55 दिनों में, यानी कि यह ₹11 के हिसाब से चुका देता है। प्रतिदिन ₹11 देता है, यानी कि यह जमा कितना करता है? यानी कि हम बोल सकते हैं क्रेडिट ₹11 प्रतिदिन के हिसाब से करता है। क्या करता है? प्रतिदिन के हिसाब से यह पैसा जमा करता है। कितना दिन जमा करता है? तो टोटल डेज़ यहाँ पे दिया हुआ है 55 दिन। टोटल अमाउंट यह जमा कितना किया? तो यहाँ हमें हमें क्या करना होगा? 55 गुना 11 कर लेना होगा। जब 55 गुना 11 करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 और 1 6, ₹605 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ₹605 हो जाएगा। 55 को 11 से गुना करेंगे तो 605 हो जाएगा। 55 को 11 से गुना करेंगे तो 605 आ जाएगा, ठीक है? यह तो जम रुपया लिया जेम्स कितना? जेम्स लिया 500 लेकिन चुकाया कितना? तो 650 यानी कि ₹605 यानी कि ज़्यादा कितना दिया? यानी कि इंटरेस्ट के रूप में यह ₹105 दिया। ₹105 इंटरेस्ट के रूप में दिया है। आगे बढ़ेंगे कबीर की तरफ। कबीर भी लिया था ₹500 और कबीर ने बैंक को 55 दिनों के बाद ₹600 चुकाया, ₹600 55 दिनों के बाद। अब यहाँ पे तो यह टोटल अमाउंट दिया गया है, 55 दिनों के बाद यहाँ पे चुकाया है। लेकिन टोटल रुपया यह जमा कितना किया है? तो ₹600 ही जमा किया है। ₹600 जमा किया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों की उधार 55 दिनों के बाद खत्म हो गई। दोनों की उधार 55 दिनों के बाद खत्म हो जाती है। किसने ज़्यादा राशि चुकाई और कितनी ज़्यादा? तो आपको तो देखने से ही पता लग रहा है कि जेम्स ने कितना चुकाया है। जेम्स ने ₹605 दिया है, ₹605 दिया है, जबकि कबीर ने ₹600 दिया है। जबकि कबीर ने कितना दिया है? ₹600 दिया है। तो ज़्यादा कौन दिया? तो ज़्यादा आप कहेंगे सर जेम्स ने दिया है। कौन दिया है ज़्यादा? तो जेम्स ने दिया है। कितना ज़्यादा दिया है? तो 605 में से 600 घटा देंगे, 605 में से आप 605 में से 600 घटा देंगे तो कितना ज़्यादा दिया है? ₹5 ज़्यादा दिया है, तो कौन ज़्यादा दिया है? आपका जेम्स ज़्यादा दिया है। कबीर जेम्स से ₹5 ज़्यादा दिया है, यह गलत है। इसमें कहा जा रहा है कबीर ज़्यादा दिया है, जबकि कबीर कम दिया है। जेम्स कबीर से ₹5 ज़्यादा दिया है, कबीर से ₹5 ज़्यादा दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। अगर आप इस क्लास के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और एप्लीकेशन ओपन करते ही आपको होम टैब पे ही मिल जाएगा। क्लास नोट्स के नाम से या पीडीएफ के नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा। उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके शेयर भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेव करके बाद में रिवाइज़ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी थोड़ा-सा लॉजिक का माइंड यूज़ करना है। बस शर्त है कि आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि आखिर लॉजिक क्या लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, एक मिनी बस में यानी कि एक मिनी बस है, मिनी बस है, क्या है? मिनी बस है। यहाँ पे मिनी बस है जिसमें कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं? इसमें कहा जा रहा है अधिकतम 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। कितने? अधिकतम की बात की जा रही है, यानी कि अधिकतम 15 लड़का ही बैठ सकता है। 15 से ज़्यादा बैठने की कोई संभावना नहीं है। उसके 3 गुना यानी कि 15 का 3 गुना कितना हो गया? 45 विद्यार्थी एक बड़ी बस में बैठ सकती है। यानी कि इसको मैक्सिमम बस लिखते क्या? मैक्सिमम बस हम लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मिनी बस छोटा और मैक्सिमम मैक्सिमम यानी कि 12 बस। 12 बस में क्या है? तो मिनी का 3 गुना यानी कि 15 का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कितना? 45 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, जबकि मिनी में कितने बैठ सकते हैं? तो मिनी में आपका 15 बैठेगा, जबकि मैक्सिमम यानी कि मैक्सी जो बड़ा बस है उसमें कितना बैठेगा? तो उसमें 45 स्टूडेंट बैठेंगे, ठीक है? बैठ सकते हैं। 112 विद्यार्थी पिकनिक पर जाना चाहते हैं। कितना विद्यार्थी जाना चाहते हैं?
टोटल स्टूडेंट हमारे पास दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है कितना है? तो 112 स्टूडेंट है, कितना है? 112 स्टूडेंट है, 112 स्टूडेंट है और प्रत्येक सीट पर 1 विद्यार्थी बैठ सकता है, प्रत्येक सीट पर 1 विद्यार्थी बैठ सकता है, यानी कि 112 विद्यार्थी को बैठने के लिए 112 सीट भी चाहिए, 112 सीट भी चाहिए। किस चीज़ में? बस में 112 सीट भी चाहिए। मिनी और मैक्सी ये जो बड़ा बस है, छोटा और बड़ा बस है, उस दोनों को मिलाकर कितना सीट चाहिए? 112 सीट चाहिए। इसके लिए इसके लिए कम से कम कितने वाहनों की आवश्यकता होगी? कितने वाहनों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। 2 मिनी बस, 2 बड़ी बस। 2 मिनी बस और 2 बड़ी बस क्या मिल जाएगा तो क्या यह आपस में बैठ जाएगा 112 विद्यार्थी? हमें डाटा को यहाँ पे रख कर चेक करना होगा। तो 2 मिनी बस यानी कि 1 मिनी बस में 15 विद्यार्थी, तो 2 मिनी बस में कितने विद्यार्थी? 30 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी हो जाएगा। 1 मिनी बस, एक जो बड़ा बस है उसमें 45 विद्यार्थी, तो 2 बड़ा बस में कितना बैठेगा? तो 90, 90 और 30 112, 90 और 30, 90 और 30 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो इसमें तो ये आराम से बैठ सकता है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आराम से क्या बैठ सकता है? 12 विद्यार्थी यानी कि 112 विद्यार्थी आराम से बैठ सकता है। आगे चलते हैं थोड़ा-सा और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। एक मिनी बस यानी कि 15 गो यहाँ और 45 गो यानी कि 45 बड़ी बस कितना है? 3 गुना यानी कि 3 गुना का मतलब है 45 तो ती 45 यानी कि 45 गुना 90 इसमें भी कितना हो जाएगा? 105 90 और 15 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा। इसमें तो बैठने की कोई संभावना ही नहीं है, तो यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर 3 की ओर, तो 3 मिनी बस कहा जा रहा था। एक मिनी बस में मात्र 15 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो 3 मिनी बस में कितने बैठेंगे? 15 तिया 45, 15 तिया 45 और एक बड़ी बस, तो यहाँ पे बड़ी बस में कितना बैठ रहा है? 45 यानी कि 45 और 45 90 हो जाएगा, तो इसमें भी 112 विद्यार्थी नहीं आ सकते हैं। 4 मिनी बस, तो एक मिनी बस में 4 विद्यार्थी एक मिनी बस में 15 विद्यार्थी बैठते हैं, तो 4 मिनी बस में कितने बैठेंगे? तो 60 विद्यार्थी बैठेंगे। एक बड़ी बस में कितने बैठेंगे? तो एक बड़ी बस में 45 विद्यार्थी बैठेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 तो देखिए, 105 में 112 आदमी बैठेगा? कभी संभव नहीं है। 90 में 112 बैठेगा? नहीं। 105 में क्या 90 112 बैठेगा? कभी नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे बनाया गया? यह आपको जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके रखिएगा, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी मिलते रहेंगे और साथ में टेस्ट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, उसके लिए कोई भी चार्जेज़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक मैथ का क्लास जॉइन करना है तो एप्लीकेशन पे आपको क्लासेस भी मिल जाएँगे, जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जॉइन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ चार्जेज़ देने होंगे, जो कि एप्लीकेशन पे आपको शो हो जाएँगे। और बहुत ही अच्छे ऑफर में अभी चल रहे हैं, तो आज ही कोशिश करें एप्लीकेशन में एनरोल भी कर लेना। एक धनात्मक पूर्णांक को एक परिपूर्ण संख्या कहा जा सकता है। कहा जा रहा है एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को क्या कहा सकता है? होल नंबर परिपूर्ण यानी कि वह संख्या पूरी तरीके से पूर्ण है, संख्या कहा जा सकता है यदि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी यानी कि उस संख्या को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है। इनमें से कौन-सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है? इनमें से कौन-सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है? तो देखिए, कहा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि एक संख्या 8 है। धनात्मक पूर्णांक को हम क्या कह सकते हैं? परिपूर्ण संख्या कह सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? नहीं। तो धनात्मक पूर्णांक हम मान लीजिए 8 मान लिए। क्या माने हैं? 8 मान लिए। यदि उस संख्या को छोड़कर यानी कि इस संख्या 8 को छोड़कर 8 को छोड़कर उसके सभी विभाजकों का विभाजक का मतलब है कि यह किस-किस संख्या से कट जाएगा। 8 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ठीक है? 1, 2, 4 और 8 से भी कट जाएगा। योग यानी कि विभाजकों का योग, यह सभी विभाजकों का योग। इसमें कहा जा रहा है उस संख्या को छोड़कर यानी कि 8 को छोड़कर या 8 नहीं होगा। 8 आपका विभाजक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विभाजक नहीं होगा। इस विभाजक को छोड़कर योग यानी कि विभाजकों का योग संख्या के बराबर आता है। संख्या के बराबर आता है यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 4 बराबर 7 आएगा। ठीक है? तो बराबर 7 आएगा। इनमें से कौन-सी एक परिपूर्ण संख्या नहीं है? तो ये भी तो अगर 8 होता इस ऑप्शन में तो 8 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 8 क्या हो जाता है? बिल्कुल सही आंसर हो जाता है क्योंकि 7 के बराबर 8 है, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसी टाइप से हमें ऑप्शन को चेक करना है। तो 6 से हमें शुरुआत करना है और जब तक इसका आंसर ना पता चले तब तक हमें चेक करना होगा। तो 6 का सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? विभाजक कौन-कौन सा है? तो पहला तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा।
अगला क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 को हमें छोड़ देना है, इसे काउंट नहीं करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 इसको करेंगे तो 6 आ जा रहा है, यानी कि यह तो ऑप्शन सही है, लेकिन हमें ढूँढना क्या है? नहीं वाला चुनना है, कौन-सा? तो नहीं वाला चुनना है। अब 48 को चेक करते हैं, 48 को चेक करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और 16 तिया 48, 4 होगा, 12 चौका 6 6 से कटेगा क्या? 8 छक्का 48 से कट जाएगा। 7 से नहीं कटेगा, 7 सत्ते 49 होता है, 8 अठाई 64, 8 छक 48, 8 हो जाएगा। उसके बाद 12 चौका 48 हो जाएगा, 10, 9 नहीं होगा। उसके बाद 11 होगा, 11 भी नहीं होगा, 12, 12 हो गया, 12 के बाद 13 नहीं, 14, 14 भी नहीं, 15, 15 भी नहीं, 16 हाँ, 16 तिया 48 हो जाएगा। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इसके बाद 24 होगा, 24 के बाद 48 हो जाएगा, 24 के बाद क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि सभी विभाजकों का योग यानी कि और उसके जो उस संख्या को छोड़कर यानी कि इस 48 को छोड़कर बाकी को किसके बराबर नहीं है? तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 और 24 का हमें योग निकालना है। इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए 24 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 चौतीस 40 तो यही हो गया। 40 से 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 8 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 6 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। 66 और 4 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 और 3 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा। 73 और 2 75, 75 1 76 हो जाएगा, यानी कि यह 76 आ रहा है। इसका विभाजकों का योग क्या आ रहा है? 76 आ रहा है, तो इसके बराबर तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर अभी तक है, तो हमें ऑप्शन नंबर 3 को भी चेक कर लेना चाहिए, क्या 3 है या नहीं है? 28 का विभाजक कौन-कौन सा हो जाएगा? तो 1 होगा, 2 होगा, इसके बाद 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 के बाद 6 भी नहीं होगा, 7 भी 6 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, इसके बाद 7 होगा, 7 के बाद एक के बार हो जाएगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी 8 नहीं, 9 9 भी नहीं, 10, 11, 12, 12 चौका 48 12 चौका 12 दूना 24 ठीक है, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं, 14 14 होगा, 14 के बाद क्या हो जाएगा? 14 के बाद 14 15 16 17 17 भी नहीं, 14 के बाद 1 के बाद 17 1 के बाद 28 नहीं होगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 के बाद 28 होगा, तो 28 को छोड़ देना है, 28 को हमें विभाजक के रूप में नहीं जोड़ना है। 1, 2, 4, 7 और 14 को हमें जोड़ना है, तो 14 7 21 21 इधर जोड़ेंगे तो 7 21 और 7 28 यानी कि ये भी 28 बराबर है। यानी कि 6 28 बराबर है और इसी टाइप से इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी बराबर हो जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन बराबर नहीं है? तो बराबर आपका 48 ही नहीं है। 48 का योग 76 आ रहा है, जबकि संख्या कितना है? 48 ही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि 48 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। आपको बता दूं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पे हर संडे को टेस्ट के रूप में मिल जाते हैं। तो आप वहां से डाउनलोड करके टेस्ट भी दे सकते हैं और साथ में इनरोल भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री से बेस्ड है और मैं चाहता हूँ कि कितने छात्र अभी तक क्लास को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें तो पता लग जाता है, यूट्यूब का डाटा आ ही जाता है, एप्लीकेशन का भी डाटा मेरे पास आ जाता है। कितने लोग क्या क्लास में कितना देर पार्टिसिपेट किए, क्या किए, नहीं किए, वो सभी जानकारी हमें मिल जाती है। तो कोशिश करता हूँ कि अभी तक जितने भी छात्र देख रहे हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएँगे। और काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो कथन नीचे दिया गया है, 4 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त में नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। उपयुक्त में यानी कि जो ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, कौन से कथन सही है, कौन-सा कथन सही है। तो सही कथन कौन-सा है, यही आपको पहचानना है। तो मैं आपको बता दूँ 1 मीटर 1 किलोमीटर का शतांश है, कभी नहीं। शतांश का मतलब कितना होता है? शतांश, शतांश यानी कि 1/7 1/7 शतांश का मतलब 1/7 ही होता है। 1 लाख बराबर है 100 लाख हज़ार के। 100 हज़ार के बराबर क्या है? 100 हज़ार हम इधर लिखे हैं और इधर 1 लाख लिखे हैं। यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि यह स्टेटमेंट सही है, जबकि ऑप्शन नंबर 1 जो स्टेटमेंट दिया गया है, वह गलत है, ठीक है? 1 मिलीलीटर यानी कि 1 एमएल क्या 1 लीटर के बराबर होगा? 1 लीटर का शतांश 1 लीटर का शतांश यानी कि 1000 एमएल का शतांश का मतलब क्या हो जाएगा? यह तो 1 मिलीलीटर होगा नहीं, यानी कि यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। शतांश का मतलब गलत हो जाएगा, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 गलत है। अब कहा जा रहा है चौथा, 1 करोड़ बराबर है 100 लाख, 1 करोड़ बराबर है 100 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो मैंने ही बता दिया कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें स्टेटमेंट को भी पढ़कर और सही ऑप्शन को चुनना होता है, कौन-सा ऑप्शन गलत है और कौन-सा ऑप्शन सही है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं।
आप तो बता देंगे ना कि क्या है, कौन-सा ऑप्शन सही है। तो इस टाइप के हमें क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और क्वेश्चन का सही आंसर बता देना है। अभी तक हमारी क्लासेस लगभग 20 मिनट हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अभी तक जुड़े होंगे और क्लासेस को लाइक भी कर रहे होंगे, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे। प्रतिदिन यह क्लासेस डीबीएट टेस्ट पे रात को 8 बजे क्लासेस होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ। कितने अंकों की संख्या हूँ? 5 अंकों की संख्या हूँ। 1, 2, 3, 4 और एक 5, 5 अंकों की संख्या जो 5 से विभाजित हो जाती है। जो 5 से क्या होती जाती है? विभाजित हो जाती है। 5 से विभाजित हो जाती है लेकिन 10 से नहीं। 5 से विभाजित हो जाएगा तो इकाई स्थान पे क्या होगा? यूनिट प्लेस पे कौन-सा अंक होगा? यूनिट प्लेस के स्थान पे कौन-सा अंक होगा? तो आप कहेंगे सर या तो 5 होगा या तो 0 होगा। या तो 5 होगा या तो 0 होगा। लेकिन अगले ही लाइन में कहा जा रहा है कि 10 से विभाजित नहीं होगा। यानी कि 10 से विभाजित नहीं होगा, अगर 0 होता यूनिट प्लेस पे तो 10 से तो विभाजित हो जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे अब 0 नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा यूनिट प्लेस पे 5 ही होगा, तो यूनिट प्लेस पे हमें 5 लिख देना है। यूनिट प्लेस पे क्या लिखना है? 5 लिख देना है। मेरे दहाई और हज़ार मेरे अब आगे कहा जा रहा है, मेरे दहाई और हज़ार स्थान के अंक क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है और कहते किसको है? तो कल वाली सेशन में भी मैं आपको बताया था कि अभाज्य संख्या कौन-कौन सी है और कितनी है। ठीक है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्या उसी संख्या को हम कह सकते हैं जिसका फैक्टर मात्र 2 ही होता है। या तो 1 होगा या तो वह खुद संख्या होगी, यानी कि मात्र 2 फैक्टर होते हैं। और अभाज्य संख्या आपको 2 से शुरू होती है। जो मैंने अभी लाइन बोला ये सभी लाइन को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। अभाज्य संख्या का 2 फैक्टर होता है, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है और अगला 2 के बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद 11 हो जाएगा। ठीक है? इस टाइप से यह आगे बढ़ता रहेगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस टाइप से यह अभाज्य संख्या आगे बढ़ती चली जाती है। अभाज्य संख्या उसी संख्या को कहते हैं जो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो। तो 2 भी आपको किसी दूसरे संख्या से डिवाइड नहीं होगा, या तो 1 से होगा या तो वह खुद संख्या से होगा। तो इस टाइप से आपको पता लग गया होगा अभाज्य संख्या कहते किसको है। इसमें कहा जा रहा है अंक। यानी कि मेरे दहाई और हज़ारवें स्थान, यानी कि दहाई तो यही है और हज़ारवें स्थान, यह सैकड़ा और ये हज़ारवें। हज़ारवें स्थान पर क्रमशः दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। तो यह पहली अभाज्य संख्या हो गई, यह दूसरी अभाज्य संख्या हो गई और यह तीसरी अभाज्य संख्या हो गई। तो क्रमशः का मतलब होता है कि जो पहले आया है, यानी कि दहाई पहले आया है, तब दहाई पे दूसरी संख्या है, जबकि तीसरी संख्या कितने नंबर पे है? हज़ारवें स्थान पे। तीसरी अभाज्य संख्या जो है वह 1000 के स्थान पे है। तो तीसरी क्या है? अभाज्य संख्या 3 है, तो यह हमारा 1000 के स्थान पे जाएगा। क्या किस चीज़ पे जाएगा? 1000 के स्थान पे जाएगा, ठीक है? इस टाइप से आपको समझ में आ गई होगी। और जो सैकड़ा है वह दूसरी है, यानी कि दहाई जो है वह दूसरी है, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा। तो आपको इतना से तो पता लग गया होगा, यानी कि लास्ट में 35 होगा। तो देखिए यहाँ पे 55 है, यहाँ पे भी 55 है, यहाँ पे भी 55 है, लास्ट में यहीं पे 35 है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल सही है। अगर इस संख्या को आगे पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर आप 15 235 ही बनेगा, ठीक है? अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा-सा पढ़ के भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमारा ऑप्शन इतना ही से मिल चुका है। क्या होगा? 35 लास्ट में मिलेगा, यानी कि लास्ट में इकाई और दहाई का अंक क्या होगा? 3 और 5 होगा। तो 3 और 5 में तो ऑप्शन नंबर मात्र एक ही है, 3 ही है। ऑप्शन नंबर 3 में ही यूनिट प्लेस आपका क्या है? यूनिट और 3 प्लेस आपका है 3 और 5, इसलिए हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा और आगे सोल्व करेंगे तो हमें और भी स्टेटमेंट दिए गए हैं। सैकड़ा का अंक एक सम संख्या है। संख्या का एक सम अभाज्य संख्या। तो देखिए, यह अभाज्य संख्या तो सभी है, लेकिन इस संख्या में केवल अभाज्य संख्या कौन-सी है? एक ही संख्या जो अभाज्य संख्या है। तो यह आप नोट कर लेंगे कि सम अभाज्य संख्या कौन-सी होती है? तो 2 सम अभाज्य संख्या होती है और सैकड़ा के स्थान पे लिखा गया है। यह सैकड़ा के स्थान पे लिखा हुआ है, सम अभाज्य संख्या। तो यहाँ तक तो आपको पता लग गया यह क्या है? सम अभाज्य संख्या एक क्या है? सम अभाज्य संख्या आपका सैकड़ा के स्थान पे। आपको पता लग गया है इतना? आगे चलते हैं और 10,000 स्थान का अंक उसका आधा है। 10,000 स्थान उसका आधा है, उसका आधा यानी कि यह 2 का आधा क्या होगा? 2 का आधा 1 हो जाएगा। तो देखिए हमने जो बोला है 15,235 मिलेगा था, क्या दो 15,235 मिला? हाँ, बिल्कुल मिला। तो इस प्रकार से हमारा बिल्कुल सही आंसर कौन-सा हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको भिन्नों को जोड़ने का परिणाम 1 मिलेगा। किन-किन भिन्नों को आप जोड़ेंगे कि परिणाम 1 मिलेगा? यानी कि ये सभी को हमें जोड़कर चेक करना है और परिणाम जिसका 1 होगा वही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा।
तो सबसे पहले हम जोड़ कर लेते हैं 3/8 प्लस 4/16 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इसको आप डिवाइड करेंगे या 1/4 ही कर लेते हैं या सबका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही हमको बहुत शॉर्ट मेथड से हमें क्या करना है, जल्दी आंसर निकालने से मतलब है, तो बशर्ते कि यहाँ पे 16 कर लेंगे और 16 करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 है, 3 या 3 दूना 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा प्लस 16 में 16 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4 आएगा। 4 को 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 होएगा। आगे चलेंगे। 8 को 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 1 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है? अभी सभी को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा? 4 दूँ 6 हुआ, 6 4 10 10 6 16 16/16 यानी कि यह तो 1 प्राप्त हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एलसीएम निकलेगा, 4 का 1 इधर 2 हो जाएगा और इधर भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5/4 यानी कि यह 1.25 आएगा, यानी कि यह 1 से ज़्यादा है। तो ये 1 के बराबर चाहिए, तो 1 के बराबर तो नहीं आया, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे, तो 1/8 5/8 और यहाँ पे 3/8 इसको जब आप जोड़ेंगे तो एलसीएम 8 आ जाएगा। एलसीएम 8 आएगा और सभी के नीचे में 8 ही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 5 3 8 और 1 9/8 हो जाएगा। 9/8 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.12 समथिंग आएगा, यानी कि ये भी 1 से ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत है। इसी प्रकार से 3 को भी चेक करें, 4 को ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 के बराबर नहीं आएगा, जबकि ऑप्शन नंबर 1 को आप चेक कर रहे हैं तो वह 16 1 के बराबर आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? अब आपको सही कथन को नहीं पहचानना है, बल्कि गलत कथन को चुनना है। गलत क्वेश्चन को चुनना है, यानी कि गलत स्टेटमेंट जो दिया गया है वही आपको चुनना है। कहा जा रहा है स्टेटमेंट में सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। अब स्टेटमेंट गलत है या सही है, यह कौन बताएगा? आपको बताना है। कैसे बताना है? यह इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक क्वेश्चन मैं आपको दूँगा जो कि आपको खुद से कमेंट के माध्यम से बताना है कि यह कितने बजे या यह क्लास में अभी तक जो 27 मिनट सबकी क्लासेस चल चुकी है, तो 27 मिनट तक कितने लोगों ने देखा है, ठीक है? तो इस टाइप का इस जो क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है, इसका सही स्टेटमेंट आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि कौन-सा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन कौन-सा है और क्यों? ठीक है? कारण के साथ भी आप मेंशन करेंगे और आप इस क्लास को अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, तो एप्लीकेशन पे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है? आधे घुमाए जाने पर पहले के समान दिखती है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से, यानी कि निम्नलिखित का मतलब है ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है? कितने अंकों की? तो देखिए इसमें सभी भी 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या से तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे चलते हैं। जो आधे घुमाने पर, क्या? आधे घुमाने पर, यानी कि आधा घुमाने पर आधा घुमाने का मतलब क्या है? आधा घुमाए, यह है पूरा। मान लीजिए यह 1 है, क्या है? ये 1 है, यह 1 है, ठीक है? इसको आधा घुमाएँगे, तो आधा हम कैसे घुमाएँगे? अगर पूरा घुमाएँगे तो मान लीजिए यहाँ पे है यह लाइन और यहाँ पे है यह डॉट। जब इसको हमें पूरा घुमाना होगा, क्या करना होगा? इसे अगर हमें पूरा घुमाना होगा, यह पूरा घुमाएँगे तो यह लाइन क्या चल जाएगा? पूरा घूम के फिर से यहीं पे आ जाएगा, तब यह पूरा होगा, ठीक है? लेकिन इसको आधा हम घुमाएँगे, तो आधा घुमाएँगे तो यह लाइन ऊपर चला जाएगा और यह नीचे चला आएगा। तो यह आधा घुमाया गया है, ठीक है? तो इस टाइप से हमें चेक करना है। इस टाइप से आप चेक करेंगे तो कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसको घुमा के आप चेक कर लेंगे कौन-सा होगा और इसका भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया, 38 और 39 नंबर। 38 और 39 नंबर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखता हूँ कि कितने छात्र अभी तक कमेंट करके हमें बताते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है और इसमें कहा जा रहा है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। घन की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अगर घन की भुजा को दुगुना कर दिया जाए, घन की भुजा को दुगुना करना है यानी कि 5 गुना 2 करना है यानी कि 10 सेंटीमीटर अब वर्ग का क्या घन का भुजा हो गया है। भुजा हो जाए कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल? तो घन का भुजा क्या होता है? घन का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25
और नए वाले का कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। नए वाले का 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि भुजा स्क्वायर यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे या 25 का कितना गुना है? तो 4 गुना है। कितना गुना है? तो 4 गुना है। यहीं आपको बताना है कि कितना गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पूरा लॉन्ग मेथड से चलेंगे तो पहले घन का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, नए घन का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया। इस प्रकार से हमारा अभिष्ट 4 गुना हो जाएगा, ठीक है? अभिष्ट क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, यानी कि घन 4 गुना हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीटेट में निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं और इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराए जाते हैं और उचित मेथड के माध्यम से, ताकि आपको एग्ज़ाम में भी याद रहे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी भी नहीं हो। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है 41 नंबर में, किसी वर्ग की भुजा 33 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है? 33 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई भुजा क्रमशः 2 तिहाई है, क्रमशः 2 तिहाई तथा 1 तिहाई है। यानी कि लंबाई है आपका 2 तिहाई, 2/3 और चौड़ाई है 1/3, 1/3। इसके क्षेत्रफल में वर्ग का अंतर है, क्षेत्रफल में वर्ग का अंतर है। अब कहा जा रहा है कि वर्ग की भुजा कितना है? 33 है। वर्ग की भुजा 33 है। वर्ग की भुजा हमारा 33 है। वर्ग की भुजा 33 है। आयत की लंबाई 2/3 और चौड़ाई 1/3 है। ठीक है? तो यह 2/3 का मतलब है 33 का 2/3, यानी कि 3 से 33 कटेगा 11, यानी कि 22 हमारा हो गया लंबाई और इसी टाइप से हमें चेक करेंगे। तो यहाँ पे 33 का 1/3, 1/3 का मतलब है 11। तो यहाँ से करेंगे 11 हमारा चौड़ाई आ जाएगा। अब आयत का यह लंबाई हमारा मिला क्या? आयत का लंबाई मिला 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई मिला 11। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, एलबी होता है। एलबी होता है तो लंबाई 22 गुना 11 कर देंगे। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 242 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 242, 242 हो जाएगा। थोड़ा-सा इसको फिर से चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ग का आयत का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? और जो क्षेत्रफल होगा उसी को हमें क्या करना है? गुणा कर देना है। वर्ग की भुजा क्रमशः 2 तिहाई तथा 1 तिहाई है, यानी कि 2 तिहाई। यहाँ पे 33, 11 तिहाई 33, 11 दूना 22, ठीक है? और यहाँ पे चौड़ाई है 1 तिहाई। 1 तिहाई का मतलब है 33 का 1 तिहाई, यानी कि 33, ये 11 आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। या 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि लंबाई, आयत की लंबाई 22 सेंटीमीटर मिला और चौड़ाई हमारा मिला 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके आधार पे हमें क्या करना है? इनके क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में का अंतर है। वर्ग में सेंटीमीटर का अंतर क्या है? तो अब मालूम है किसका-किसका पूछा जा रहा है? यह 242 सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल आया है। क्वेश्चन को हमें पूरा पढ़ना चाहिए, फिर तब हमें ऑप्शन की ओर जाना चाहिए। ठीक है, तो यह आयत का क्षेत्रफल आया है। किसका आया है? यह आयत का क्षेत्रफल आया है और वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल में अंतर पूछा जा रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर का मतलब है क्या? 33 गुना 33, 33 गुना 33 यानी कि 33 का स्क्वायर। 33 गुना 33 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 गुना 33 आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 गुना 33 करेंगे तो 1089 हो जाएगा। 1089 हो जाएगा। जबकि आयत का क्षेत्रफल 242 है, तो 242 का जब आप अंतर करेंगे, 1089 और 242 का अंतर करेंगे, तो 847 हो जाएगा, 847 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिफरेंस। डिफरेंस बराबर कितना है? डिफरेंस बराबर 847 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल क्या है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कैसे है? यह आपको जानकारी पता लग गई है और आयत का लंबाई-चौड़ाई कैसे निकला है, वो भी जानकारी आपको मिल चुकी है। कैसे निकाला मैंने, वो जानकारी आपको मिल चुकी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और थोड़ा-सा इसी टाइप के लॉजिक के टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ पे पूछे जाते हैं? सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं। बस शर्त कि लैंग्वेज थोड़ा-सा हार्ड होता है सेकंड पेपर का। मैथ का जो कंटेंट है सेम ही रहता है सभी के लिए। आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में, नरेश ने 30 जून को सुबह 30 जून को 30 जून को सुबह 11 बजे 11 बजकर 20 मिनट पे 11 बजकर 20 मिनट पे सुबह में अपराह्न के समय में अपनी यात्रा शुरू की है और 1 जुलाई को कब? 1 जुलाई को कब? 1 जुलाई को वह 5 बजकर 40 मिनट शाम में पहुँचता है। पीएम का मतलब होता है पूर्वाह्न और एएम का मतलब होता है अपराह्न, यानी कि मॉर्निंग का टाइम। एएम से डिनोट करता है मॉर्निंग को, क्या? मॉर्निंग को। ए फॉर, ए पहले आएगा या पी आएगा? तो पहले तो ए ही आएगा।
ए आएगा यानी कि वह सुबह होगा, पहले सुबह होगा। तो पहले सुबह होगा उसके बाद ना शाम होगा, तो यानी कि ए फॉर मॉर्निंग, ए क्या डिनोट करेगा मॉर्निंग को और पी आपको किस चीज़ को डिनोट करेगा? तो पी आपको आपको बता दूँ कि यह इवनिंग को डिनोट करेगा, किस चीज़ को? इवनिंग को डिनोट करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाते हैं एएम और पीएम में, तो आपको आज के बाद से कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे चलते हैं। यात्रा समाप्त की है कब? 1 जुलाई को शाम को 5:40 पे समाप्त कर दी है। यात्रा को पूरा करने में लगने वाला टाइम क्या है? तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि जून कौन-सा महीना है? तो छठा महीना है। छठा महीना है तो कितने दिन का है? छठा महीना है तो वह कितने दिन का है? तो छठा महीना आप देखेंगे तो 30 दिन का है। कितने दिन का है? 30 दिन का ही है। छठा महीना यानी कि जून कितने दिन का होता है? तो 30 दिन का होता है और 30 दिन को ही वह शाम को कितने बजे स्टार्ट कर रहा है? शाम शाम को नहीं सॉरी शाम को नहीं, दोपहर को 11:20 पे वह शुरू करता है। तो हमें तो एक बार यह पता कन्फर्म कर लेना चाहिए कि जून आखिर होता कितने दिन का है, तो 30 दिन का ही होता है। तो 30 के बाद कौन-सा डेट आएगा? 30 जून के बाद 1 जुलाई ही आएगा। 1 जुलाई ही आएगा, 1 जुलाई आएगा, तो वह रात से ही शुरू हो जाएगा, यानी कि यह 12 बजने में अभी कितना देर टाइम है? 40 मिनट आपको तो दिन का ही टाइम लगेगा और 12 घंटा रात का, 12 घंटा रात का यानी कि यह रात तक पहुँचते-पहुँचते 40 12 घंटा 40 मिनट का टाइम लग गया, 12 घंटा 40 मिनट का टाइम लग गया और इधर, इधर कितना हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है? अब रात तक हम पहुँच गए हैं और ये शाम तक यानी कि सुबह का 12 बजे तक 12 घंटा और शाम का 5 घंटा 40 मिनट और, यानी कि यह 5 घंटा और 12 दूना 24 और 5 29 घंटा और 80 मिनट 29 घंटा 80 मिनट तो नहीं होगा, तो यह 30 घंटा कितना हो जाएगा? 20 मिनट हो जाएगा। 30 घंटा 20 मिनट, 30 घंटा 20 मिनट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे इसका आंसर फाइंड किया, यह आपको जानकारी हो चुकी है और इसी तरीके से आपको फाइंड करना है। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। ओरली ज जितना कोशिश करना है कि एग्ज़ाम में हम जितना ओरल क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। इसी टाइप से हमें ओरल सोल्व भी करना होगा ताकि हम एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि कक्षा 3 के बच्चों ने गुप्त संदेश लिखे हैं। कक्षा 3 के बच्चे हैं, गुप्त संदेश लिखे हैं। आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्दों को गुप्त संदेशों में लिखा है। विपरीतार्थक शब्दों को यानी कि अपोजिट लेटर को क्या लिखा है? अपोजिट लेटर को। तो आपको अब अपोजिट लेटर याद करना है। अपोजिट लेटर को लिखा है। अध्यापिका ने ब्लैक को लिखा है क्या? ब्लैक को ए के जेड बी जे से प्रदर्शित किया है। यानी कि जो ब्लैक है BLACK को ए के जेड बी निरूपित किया है, ठीक है? प्रदर्शित किया। इनमें से कौन-सा गुप्त संदेश दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक है? दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक है। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ दिया गया है? इसमें क्वेश्चन तो है ही नहीं। इसमें क्वेश्चन तो नहीं है देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि 3 कक्षा 3 के बच्चे गुप्त संदेश लिखे, ठीक है? यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन मिला? नहीं मिला। आगे कहा जा रहा है आज उन्होंने विपरीतार्थक शब्दों को गुप्त संदेश में लिखा है। विपरीतार्थक शब्द को गुप्त संदेश में लिखा है, ठीक है? लिखा है अध्यापिका ने ब्लैक को ए के जेड बी जे से प्रदर्शित किया। इनमें से कौन सा गुप्त संदेश दिए गए शब्द का सही विपरीतार्थक है? दिए गए शब्द यानी कि ब्लैक का हमें क्या करना है? सही विपरीतार्थक निकालना है। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी का अपोजिट एक्स होगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। के का अपोजिट 11 नंबर पे के होता है। यह थोड़ा-सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। 11 और इसका अपोजिट 16 हो जाएगा। तो 16 पे हमारा पी आता है। क्या आता है? पी आता है। देखिए यहाँ पे पी इस टाइप के क्वेश्चन को हम थोड़ा-सा सोल्व करना बाद में करेंगे, ठीक है? ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और आगे जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है थोड़ा-सा देख लीजिए और आगे एक क्वेश्चन और था जो कि रीजनिंग से संबंधित है, ठीक है? यहाँ पे यह क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दिया जा रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन को हम आपको कल बता देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अथीरा आधा दर्जन अरे आधा किलो चावल अथीरा नाम की एक लड़की है, आधा दर्जन अरे यानी कि अंडा या अर्रे, आधा दर्जन अंडा है। क्या है? आधा दर्जन अंडा यानी कि 1 दर्जन में कितने? 1 दर्जन में 12 तो आधा दर्जन में 6। 1 दर्जन में 12 तो आधा दर्जन में कितना? 6 पीस। कितना हो जाएगा? 6 पीस अंडा। 6 पीस अंडा, आधा किलो चावल का मतलब है यह 1 खरीदती है, कितना पीस? 6 पीस। अब चावल खरीदती है, क्या खरीदती है? आधा किलो चावल खरीदती है, यानी कि 500 ग्राम चावल खरीदती है। 250 ग्राम नमक खरीदती है, यानी कि साल्ट, नमक खरीदती है। 250 ग्राम क्या खरीदती है?
साल्ट यानी कि नमक खरीदती है, एक माचिस खरीदती है, माचिस यानी कि माचिस को अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमें नहीं पता, यहाँ पे हम माचिस ही लिख लेते हैं। माचिस, क्या है? माचिस, माचिस खरीदती है। माचिस खरीदती है कितना? 1 पीस माचिस खरीदती है। 1 पीस क्या करती है? माचिस खरीदती है। दुकान में दी गई कीमत दुकान में दी गई कीमत सूची इस प्रकार है। अब 1 पीस का कितना है? तो 1 में यानी कि अंडा 1 का दाम कितना है? ₹4 तो 6 अंडा का दाम कितना हो जाएगा? 4 गुना 6 यानी कि ₹24 ₹24 अंडा का हो जाएगा। माचिस है ₹3 का 1 माचिस कितना है? ₹3 का 1 ₹3 का कितना? 1 माचिस। तो ₹3 माचिस का हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है नमक का। नमक का कितना है? नमक का प्रति किलो यानी कि ₹16 किलो है। ₹16 किलो नमक है। तो 250 ग्राम का कितना हो जाएगा? 16 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 16 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि माचिस नमक के लिए ₹4 खर्च करता है। अब चावल का देखना है तो चावल ₹32 किलो है। चावल ₹32 किलो है तो 32 का आधा करेंगे क्योंकि हम आधा केजी ही ले रहे हैं तो आधा केजी का मतलब है ₹16। तो यहाँ से हम खर्चा कितना कर रहे हैं? 16 4 20 और 3 23 23 और 24 सत 23 और 24 टोटल रुपया खर्चा किया है। तो टोटल रुपया कितना हो गया? टोटल रुपया हो गया है ₹47 टोटल रुपया या ₹47 हो गया। यदि उसके पास ₹45 50 पैसा है तो ₹45 50 पैसा है तो ₹47 व्यक्ति का खर्चा हुआ है। कितना खर्चा हुआ है? ₹47 और उसके पास है कितना? ₹45 50 पैसा है। तो यानी कि इसे आवश्यकता कितना है? ₹1 50 पैसा का आवश्यकता है। ₹1 50 पैसा का आवश्यकता है। उसे सभी वस्तुएँ खरीदने के लिए ₹1 50 जोड़ने की होगी जोड़ने होंगे। हाँ, बिल्कुल जोड़ने ही होंगे। उसके पास 2 शेष बचेंगे, बिल्कुल भी शेष नहीं बचेंगे। उसे कम ही पैसे बचेंगे क्योंकि वह के पास कम रुपया था और ज़्यादा खर्च उन्होंने कर लिया था। क्या किया था? ज़्यादा उन्होंने खर्च कर लिया था। इसलिए उनके पास ₹1.5 और जोड़ने की आवश्यकता होगी। उसके पास उतनी ही राशि है जितनी आवश्यक है। नहीं, कमी है। क्या है? पैसे की कमी है। अथीरा के पास क्या है? पैसे की कमी है। उसके पास दूसरे सामानों के साथ 500 ग्राम नमक खरीदने के लिए भी पर्याप्त राशि है, बिल्कुल भी नहीं। यह 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसके पास पैसा ही नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे शेष रुपया है, ₹2 है, ज़्यादा है, कम है, इस टाइप का कैसे हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे कम है। इस यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है। देखिए, यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन से बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक इस सेशन में आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए गए हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन को निश्चित रूप से सोल्व करके हमें बताएँगे कि उसका सही आंसर क्या होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, रेखा ने अपने जन्मदिन पर केक खरीदा। रेखा नाम की एक लड़की है। रेखा नाम की क्या है? एक लड़की है जो अपने जन्मदिन यानी कि हैप्पी बर्थडे जिस दिन उसका जन्म हुआ था, जन्म दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एक केक खरीदती है। अपने 5 दोस्तों को बुलाती है। कितने दोस्तों को? 5 दोस्तों को बुलाती है। बुलाया जिसमें 2 दोस्त वहाँ नहीं पहुँचे। 5 बुलाए लेकिन 2 नहीं आए, यानी कि पहुँचा कितना? 5 को इन्विटेशन भेजा जिसमें प्रेज़ेंट हुआ 3 और अब्सेंट हुआ 2। अब्सेंट हुआ 2 और प्रेज़ेंट हुआ 3, ठीक है? वहाँ पे 2 दोस्त नहीं आए, यानी कि प्रेज़ेंट हो गया 3, 2 अब्सेंट हो गए। उसने केक को 2 बराबर भागों में काटा। केक को कितने भागों में बाँटा? 2 भागों में बाँट दिया। एक हिस्सा अपने लिए रखा, एक हिस्सा अपने लिए रखा, एक हिस्सा अपने लिए रखा। बचा हुआ एक हिस्सा उसने अपने बाकी दोस्तों को दे दी। यानी कि 3 दोस्त को आधा हिस्सा दे रही है। 3 दोस्त को कितना हिस्सा? आधा हिस्सा दे रही है। 1/2 केक 1/2 केक यानी कि आधा केक देती है। थोड़ी देर में उसके 2 दोस्त भी वहाँ आ गए, यानी कि वह उन्हें देखकर खुश हुई और अपने केक के भाग को 3 बराबर हिस्सों में बाँट दिया। यानी कि 2 अब क्या आधा को 3 भागों में बाँट दिया। आधा को अब कितने भागों में बाँट दिया? आधा को देखिए एक यह केक है, इसका आधा भाग खुद के पास रख लिया है। और आधा भाग अपने 3 दोस्त को दे दिया है, ठीक है? और जो 2 दोस्त नहीं आ पाए थे, वह आधा उसके लिए भी रखा है, ठीक है? आधा जब वह दोनों पहुँच जाते हैं, तो आधा उसके पास है, उसको अपने 3 भागों में बाँट देता है, यानी कि 1/2 और गुना यहाँ पे हो जाएगा क्या? 1 बटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है? बराबर भागों में हिस्सा में बाँट दिया। उसने पूरे केक का कितना भाग खाया? उसने पूरे केक का कितना भाग खाया? यहाँ पे देखिए 1/6 1/6वाँ भाग खाया। क्या खाया? 1/6वाँ भाग खाया। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस टाइप से हमारा पूरा क्लास समाप्त भी हो चुका है और आपको बता दूँ कि डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे आप हर संडे को सुबह
6 बजे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आप टेस्ट दे सकते हैं, बिहार एसएससी के लिए भी और साथ में सीटेट के लिए। इसके अलावा एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है और इस सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट संडे मॉक टेस्ट दे सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को परख सकते हैं कि आपका तैयारी क्या है, कौन-सा सेक्शन वीक है, कौन-सा सेक्शन मजबूत है, ठीक है? इस टाइप से आप टेस्ट अवश्य रूप से दीजिएगा और क्लास में आपको किसी तरह की कमी दिखी होगी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इन्फो या हमें आप मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। इन्फो इन्फो INFO @devs डॉट कॉम पे आप हमें क्या कर सकते हैं? मेल कर सकते हैं या मोबाइल नंबर है 9123 427285 पे आप हमें सुबह शाम के टाइम में 3 से 5 के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं। 3 बजे के बाद और 5 बजे से पहले आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉल पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है? ये सभी जानकारी आपको बता दिया गया है, क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे और आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे नई क्लास में। आज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।